मूवी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं। यही इस मूवी का हीरो है और अभी अभी फ्रेश पैदा हुआ है। वो एक बबल जैसा दिखने वाले प्लास्टिक डोम के अंदर होता है। कारण ये है कि उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल 0% होती है। पिछले 2 साल में ये शब्द आपने लगभग रोज सुना होगा। रोग से लड़ने के लिए शरीर में जो क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं और ये पैदाइशी क्षमता होती है। जब हमें बुखार या कोई रोग होता है तो हमारा शरीर इस इम्यूनिटी की मदद से उस रोग के कीटाणु को खत्म कर देता है और हमें बचाता है। पर इस बच्चे में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए उसे एक प्लास्टिक डोम के अंदर रखा होता है ताकि उसे कोई भी कीटाणु अटैक न कर सके। गलती से भी उसके शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया तो उसकी बहुत बुरी हालत हो सकती है, तो उसे हमेशा इस सुरक्षा कवच के अंदर रखा जाता है। इस बच्चे का नाम है जिमी। कट करके दिखाते हैं कि जिमी अब 4 साल का हो गया है और अब पहली बार अपने घर आ रहा होता है। 4 साल तक वो शायद हॉस्पिटल में ही पल रहा था। डोम के अंदर रखकर ही उसे घर भी लाते हैं। जब उसे गाड़ी से उतारते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। गलती से उनकी बॉल जिमी की ओर आ जाती है। तब उसकी माँ बॉल को पकड़कर देखिए तो क्या कर रही है, बॉल को पंचर कर देती है और अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर वो बहुत ही सीरियस होती है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी को घर के अंदर ले आए हैं। तब जाकर वो चैन की सांस लेती है कि चलो किसी तरह से सेफली घर ले आए। उसकी माँ ने उसके लिए एक अलग ही कमरा तैयार किया होता है जहाँ उसके बेड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। उसके अंदर जिमी की जरूरत की सारी चीजें होती है, जैसे उसके खेलने की चीजें, उसके पढ़ने के लिए बुक्स, उसके कपड़े, लगभग सब कुछ होता है। लेकिन प्यार से वो उसे अपने हाथ से सहला भी नहीं सकते। उसके लिए भी उन्हें एक भारी ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब जिमी बड़ा हो जाता है और वो 12 साल का हो गया होता है। घर के अंदर प्लास्टिक के बड़े बड़े ट्यूब्स रखे गए होते हैं जिनके अंदर से जिमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो हॉल में बैठकर अपनी माँ के साथ टीवी देखता है और इसी तरह डोम के अंदर वो पल रहा होता है और उसकी माँ उसकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखती है। उस एरिया के कुछ बच्चे जिमी का डोम देखकर खुद भी प्लास्टिक कवर पहनकर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। बबल जैसे डोम की वजह से वो उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ाते रहते हैं। अब जिमी की माँ गुस्सा होकर उन बच्चों पर पानी डाल देती है और वहाँ से उन्हें भगा देती है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी की माँ उसे खाना देती है। खाना भी एक बड़े ट्यूब जैसे रास्ते से उसे दिया जाता है। फिर वो ट्यूब का लिड बंद करके एक बटन दबाती है जिससे अंदर एक गैस फैलती है। ये गैस एक सैनिटाइजर होती है जिससे वो खाने पे लगे सारे बैक्टीरिया खत्म कर देता है। उसके बाद ही जिमी खाना शुरू करता है। अब इस डोम के अंदर वो कुछ और साल गुजारता है। कट करके दिखाते हैं कि अब वो 18 साल का जवान हो गया होता है। एक दिन वो मजे से गिटार बजाकर गाना सुन रहा होता है। अब कट करके दिखाते हैं कि उसी वक्त उसके पास वाले घर में एक नई फैमिली आती है। उनके घर में जिमी की उम्र वाली एक लड़की भी होती है और वही इस मूवी की हीरोइन क्लोई है। उसे देखकर अपने जिमी की तो नींद ही उड़ जाती है। उसका लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो रोज अपनी खिड़की से उसे देखने लगता है और इसी तरह वो एक दिन देख रहा होता है कि क्लोई अचानक से उसे मुड़कर देख लेती है। फिर क्या, वो वही करता है जो इस सिचुएशन में सभी लड़के करने लगते हैं। वो खिड़की साफ करने की एक्टिंग करने लगता है। इस लव स्टोरी के बीच एक दिन क्लोई अपने दोस्तों के साथ कार में अपने घर आती है। उसका एक दोस्त कहता है, हे क्लोई, तुम्हारा जो पड़ोसी है वो हमेशा एक कवर में बंद रहता है। उसे हम बबल बॉय कहते हैं क्योंकि वो एक बबल जैसी चीज के अंदर ही रहता है। वो घर से बाहर नहीं निकलता। लगता है वो अपने घर में पूरी जिंदगी काटेगा। एकदम डरपोक लड़का है। इतने में दूसरा कहता है, हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली वो इंसान ही नहीं है, वो एक एलियन है। इसीलिए उसकी माँ उसे किसी और से मिलने जुलने ही नहीं देती। अपने दोस्तों की बातें सुनकर क्लोई जरा चिढ़ जाती है और कहती है, अरे चुप रहो यार, किसी की बीमारी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि जन्म से उसके शरीर में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है। एक भी कीटाणु अगर अंदर चला गया तो बेचारे की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे बहुत सेफली रखते हैं और तुम इडियट्स की तरह उसका मजाक उड़ा रहे हो। थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। इस तरह वो उन्हें डांट कर घर के अंदर चली जाती है। अब कट करके दिखाते हैं कि क्लोई जिमी के बारे में सोच रही होती है। वो ये जानना चाहती है कि सारा दिन जिमी अपने डोम के अंदर बैठा रहता है और करता क्या होगा। जानने के लिए वो एक दिन जिमी के घर चली जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के डैड दरवाजा खोलते हैं। वो कोई इंटरेस्टिंग सी किताब पढ़ रहे होते हैं और उनका ध्यान क्लोई की तरफ बिल्कुल नहीं जाता। दरवाजा खोलकर वो चले जाते हैं। अब क्लोई सीधे जिमी के कमरे में जाती है। वहाँ का माहौल देखकर वो तो हैरान रह जाती है कि ये सब कुछ है क्या। क्लोई को वहाँ देखकर जिमी भी चौंक जाता है क्योंकि वो पहली बार अपनी उम्र की किसी लड़की को देख रहा होता है। वो तो एकदम फ्रीज हो जाता है। लेकिन क्लोई जिमी को अजूबे की तरह नहीं देखती। वो जिमी को नॉर्मल लड़का मानती है और उसी तरह उसके साथ बिहेव करती है। दोनों बहुत मजे से बातें करते हैं और हंसी मजाक चल रही होती है। कुछ देर बाद क्लोई विदा लेती है और कहती है, तुमसे मिलकर मजा आया, तो फिर कल मिलेंगे।
और ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जिमी की माँ उसके डोम का कवर खूब क्लीन करती है और सैनिटाइजर से पूरा साफ करती है। उसे इस बात का डर होता है कि क्लोई के मुंह से या नाक से निकले हुए कीटाणु इस पर न लग गए हो, और अगर लग गए हो तो वो जिमी को अटैक कर सकते हैं, इसीलिए वो उसको अच्छे से साफ कर रही होती है। अगले दिन क्लोई फिर वहाँ आती है और जिमी से खूब बातें करती है। दोनों बहुत घुल मिल जाते हैं। अब जिमी उसे गिटार बजाना भी सिखाता है। इसी तरह जिमी अपनी नई फ्रेंडशिप बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। एक दिन क्लोई जिमी के घर आती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है। क्लोई उसे इंट्रोड्यूस करती है और जिमी से कहती है, ये मार्क है और एक बहुत ही बड़ा सिंगर है और मैं इसी से शादी करने वाली हूँ। बस ये सुनकर जिमी का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो क्लोई से मिलने के बाद उससे बहुत प्यार करने लगा था, पर अब उसे किसी और के साथ देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। इतने में क्लोई कहती है, हम डिनर पर जा रहे हैं, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ओके। अब ये कहकर क्लोई और मार्क चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद क्लोई जिमी से मिलने फिर आती है और कहती है, मेरी शादी मार्क के साथ फिक्स हो गई है और 3 दिन बाद मेरी शादी है और वो भी नायग्रा फॉल्स में, तुम्हें भी जरूर आना पड़ेगा। ये सुनकर जिमी मायूस हो जाता है और उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और गुस्से में न जाने वो क्लोई को क्या क्या कह जाता है। क्लोई समझ नहीं पाती कि वो अचानक इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। उसके गुस्से की वजह को भी वो नहीं जानती और वो भी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिमी उसे भूल नहीं पाता। तब वो हमारे फिल्मी हीरो की तरह फैसला करता है कि किसी भी तरह मैं उसकी शादी को रोक दूंगा, पर वो अपने डोम से बाहर तो निकल नहीं सकता। फिर वो क्लोई के पास और वो भी नायग्रा फॉल्स कैसे पहुंचेगा? और इतना ही नहीं, उसके तो कोई दोस्त भी नहीं होते जो उसकी मदद कर सके। पर जिमी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो एक ऐसा सूट डिजाइन करता है जिससे उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके और जिसे वो पहनकर घूम फिर सके। अब लड़की के चक्कर के कारण वो उसी रात उस सूट को तैयार कर लेता है और सुबह होते ही वो बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। उसके पेरेंट्स को पता चलता तो वो उसे बाहर जाने के लिए कभी अलाउ नहीं करते और इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कट करके दिखाते हैं कि वो बाहर की दुनिया में पहली बार कदम रखने चला गया और उसका चेहरा और मन दोनों ही खिल जाते हैं। 18 साल से वो घर के अंदर ही बंद था और घर से बाहर निकलकर उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता और इसी खुशी के साथ वो उस जगह से निकल जाता है। कट करके दिखाते हैं कि वो अपने घर से कुछ दूर एक बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और वहाँ टिकट्स देने वाला आदमी से कहता है, मैं नायग्रा फॉल्स जाना चाहता हूँ, उसके लिए कहाँ से बस मिलेगी? वो आदमी कहता है, बस तो जरूर मिलेगी पर तुम्हें वहाँ जाने के लिए $500 लगेंगे। अब जिमी कहता है, उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। वो आदमी चिढ़कर कहता है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, बस में जाना है तो पैसे लाओ या फिर सड़क के बीच में जाकर खड़े जाओ, फिर तुम बस में चढ़ो या तुम पर बस चढ़े। इस तरह बेहुदा का जोक करके वो जिमी को वहाँ से जाने को कहता है। उस आदमी की बात सुनकर जिमी परेशान हो जाता है और मायूस होकर वहाँ से लौट रहा होता है। तभी एक बस उससे टकरा जाती है, पर उसका बबल कवर उसकी सुरक्षा कर लेता है और उसको बचा लेता है। उस बस से कुछ लड़के उतरते हैं और जिमी के पास आते हैं। वे शायद किसी टूर पे निकले हैं। पास आकर वे हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का इसके अंदर कर क्या रहा है। जो भी हो, जिमी इस बड़े एक्सीडेंट से बच गया होता है और उसका बबल भी बिल्कुल ठीक था। इतना ही नहीं, अगर उसे कुछ होता तो बस के ड्राइवर को भी जेल हो जाती। और कुछ देर उनसे बात करने के बाद वो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रोकने जा रहा हूँ और मुझे नायग्रा फॉल्स जाना है, क्या आप लोग मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हैं? लड़के कहते हैं, अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंट, हम भी तो उसी ओर जा रहे हैं, हम तुम्हें वहाँ जरूर ले जाएंगे। जिमी बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वे जिमी को अपने बस में लेके जाते हैं और बस के अंदर सब खुश हो जाते हैं और उन लोगों का नाच गाना चल रहा होता है। अब कट करके दिखाते हैं कि घर में जिमी की माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, पर जिमी को वहाँ ना पाकर वो चिल्लाने लगती है और सारा घर सर पे उठा लेती है। कट करके फिर जिमी को दिखाते हैं जो उन लड़कों के साथ मजे में बस में जा रहा होता है। उस ग्रुप की एक लड़की से वो कहता है, हे तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर उस लड़की को अजीब लगता है और जिमी का कोई फ्रेंड नहीं होता और वो जानता ही नहीं कि दूसरों से कैसी बात करनी चाहिए। उसकी बात करने का तरीका उन लोगों को अजीब लगता है। वो लड़की अपने साथियों से कहती है कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे अपने साथ चलने को कह रहा है। इस बात से चिढ़कर उस ग्रुप के लड़के जिमी को रास्ते में ही बस से उतार डालते हैं और उस रेगिस्तान जैसी जगह पर वो बेचारा अकेला पड़ा है। कट करके जिमी की मॉम को दिखाते हैं जो पुलिस को फोन करती है और बताती है कि मेरा बेटा लापता हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। कट करके जिमी को दिखाते हैं उसकी समझ में नहीं आता कि उसकी किस गलती के कारण उन लोगों ने उसे बस से बाहर डाल दिया। अब बाहर की दुनिया का चाल चलन उसे बिल्कुल अजीब लगता है और बाहर की दुनिया वालों को उल्टा वो अजीब लग रहा होता है। वो उसी बस के रास्ते में चलने लगता है। तभी देखता है कि रास्ते में एक आदमी अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है। जिमी उससे मदद मांगता है। इसे देखते ही वो आदमी डर जाता है और हाथ में एक चाकू लिए जिमी को धमकाता है और कहता है, कौन हो तुम? एलियन हो क्या? मुझे किडनैप करने आए हो? मेरे पास मत आना वरना चाकू से मार डालूंगा। कट करके दिखाते हैं कि बस के लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वे आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं और किसी रिसर्च ट्रिप पर आए हुए होते हैं। उस जगह पर वो कोई पुरानी इंस्क्रिप्शन को देख रहे होते हैं। उनका प्रोफेसर कहता है, देखो उस जमाने में लोग भगवान को इसी रूप में दर्शाते थे। उनके चारों ओर रोशनी का एक चक्र होता है और भगवान हमेशा उसी चक्र के अंदर होते हैं।
ये सुनकर वे चौंक जाते हैं क्योंकि वे उसी रूप में अभी भी एक लड़के को देख कर आए थे। वे सोचते हैं तो भगवान ने ही हमसे लिफ्ट मांगी थी और अनजाने में हमने उसे मार मार कर बस से नीचे ढकेल दिया। अब कट करके दिखाते हैं कि जिमी उस आदमी को अपनी कहानी बता रहा होता है। वो आदमी जिमी की बातों पर अब विश्वास करने लगता है और पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। जिमी कहता है मुझे नायग्रा फॉल जाना है। जिमी का डेस्टिनेशन सुनकर वो आदमी उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है और फिर कहता है मैं तुम्हें कुछ दूर तक लिफ्ट दे दूंगा। कट करके दिखाते हैं कि अब ये लॉस वेगस को क्रॉस कर रहे होते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी सिटी है जहाँ जिमी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ के लोग शराब और पार्टीज में बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। वो शहर कैसीनोज और बार से भरा होता है। अगर पैसे हो तो वहाँ खूब इंजॉय हो सकता है, बिल्कुल अपने गोवा की तरह। उसके चेहरे पर इतनी हैरानी देखकर वो आदमी पूछता है क्या तुम पहली बार यहाँ आ रहे हो? तब तो तुम्हारे देखने के लिए बहुत सारी चीजें यही हैं, तुम यहाँ जरूर एंजॉय करोगे, चलो मैं तुम्हें शहर दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो जिमी को एक कसिनो में लेके जाता है और जिमी मजे से अंदर जाता है और बहुत सारे गेम्स खेलता है। तभी उसे ख्याल आता है कि 2 दिन में क्लोई की शादी है और उसे भूलकर मैं यहाँ बेकार में वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। फिर वो उस आदमी के पास जाकर कहता है सर आप मुझे यहाँ से लेके चलिए, मुझे जल्द से जल्द नायग्रा फॉल जाना है। वो आदमी कहता है भाई थोड़ी देर रुक तो जाओ, अभी तो यहाँ आए हैं, मुझे एक और बार खेलने दो, जो हारा हूँ उसे जीतना भी तो है। पर जिमी को उसकी बातें समझ में नहीं आती। तभी वो वहाँ रखे एक बाइक को देखता है और वहाँ चल रहे किसी गेम के विनर के लिए वो बाइक रखी होती है। उस बाइक को जिमी उठा लेता है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के पेरेंट्स भी उसे ढूंढते हुए लॉस वेगस पहुंच जाते हैं। तभी ये बाइक वाला भी बाहर आकर जिमी को ढूंढने लगता है और उसी वक्त बस के वो लड़के भी जिमी को भगवान समझकर ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे बाइक वाले से पूछते हैं यहाँ आपने किसी लड़के को देखा जिसके शरीर पर बलून जैसा कुछ बना हुआ था? ये सुनकर वो बाइक वाला बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम इस शैतान लड़कों ने उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया था, वो खुद इतना बेचारा है और तुमने उसके साथ ऐसा किया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर वो उन्हें चाकू दिखाता है। वे लोग वहां से भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी बस उस आदमी की बाइक को भी डैमेज कर देती है और बाइक वाले का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चिल्लाता है तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कट करके दिखाते हैं कि जिमी मजे से बाइक में जा रहा होता है और उसके आगे एक कार जा रही होती है जिसमें उसके पेरेंट्स जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर जिमी चौंक जाता है और उसे देखकर वो भी चौंक जाते हैं। इस वजह से दोनों ही अपना बैलेंस खो देते हैं और उनकी कार जिमी की बाइक से टकरा जाती है। जिमी इस बार भी अपने बबल की वजह से बच जाता है। वो बबल कवर कर्ण के कवच की तरह हमेशा उसकी रक्षा करता है, पर टकराने की वजह से उसका बबल बाउंस होने लगता है और वो एक बॉल की तरह बाउंस होता हुआ सीधे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा रुकता है और इसी बीच वो बेहोश भी हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के पेरेंट्स ये देखकर बहुत बड़े शॉक में होते हैं। फिर कट करके दिखाते हैं कि सुबह हो गई होती है और जिमी आंखें खोलता है। उसके सामने कई सारे जानवर और कुछ पुतले होते हैं। वहाँ कुछ लोग भी होते हैं जो देखने में अजीब लगते हैं। एक्चुअली वो किसी सर्कस में तमाशा दिखाने वाले लोग हैं। जिमी उनसे बातें करने लगता है। तभी वो ट्रेन अचानक रुकती है और उस फोर्स के कारण कंपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है और जिमी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। तब उसके सामने एक बौना खड़ा दिखता है। वो उस सर्कस का मालिक होता है। वो जिमी से कहता है तुम कौन है भाई, और ये तुमने क्या पहन रखा है, क्या तुम बबल मैन हो? कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास पहुंच गए हो, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। वो जिमी का तमाशा बनाकर पैसे कमाने की सोचता है, पर जिमी कहता है अरे तुम तो खुद बौने हो और तुम इस सर्कस कंपनी के मालिक हो। सुनकर बड़ा मजा आया। इस तरह वो उस बौने का मजाक उड़ाता है। इस पर बौने को बहुत गुस्सा आता है और वो जिमी के बबल पर चढ़कर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, पर जिमी अंदर से उसे मुक्का मारता है और वो आदमी उड़ता हुआ सीधी दूसरी जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर जिमी वहाँ से बच निकलता है। उसके पीछे पीछे सर्कस के कुछ लोग भी आ रहे होते हैं। एक्चुअली उन लोगों का मालिक देखने में तो छोटा सा लगता है, पर इन लोगों को वो बहुत पीटा करता है। वो बहुत ही गुस्से वाला होता है, इसलिए वे लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि जिमी ने उस आदमी को मार गिराया तो वे खुश होकर उसके साथ चलने का फैसला करते हैं, पर जिमी उन्हें समझाता है कि मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो, और यही नहीं, मेरे साथ चलना तुम लोगों के लिए सेफ नहीं होगा। किसी तरह उन्हें मनाकर वो अकेला ही चल देता है। अब कट करके दिखाते हैं कि वो एक होटल पहुंचता है। वहाँ इंडिया का एक आदमी खाना खा रहा होता है। उस आदमी का नाम पुष्पॉप है। उसके सर पर पगड़ी होती है। वहाँ के कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यह आदमी एकदम जोकर की तरह दिखता है और इसकी टोपी तो देखो कितनी अजीब लग रही है। जिमी वहाँ पहुँचता है और कहता है तुम लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो, ये उनके देश का पहनावा है, इंडिया जानते हो ना, ये वहीं से आया है, किसी के कल्चर का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। उनमें से एक आदमी पूछता है अच्छा तो तुम कौन हो, तुम खुद ही एक मजाक लग रहे हो और इस बबल के अंदर कर क्या रहे हो, देखने में तो तुम बच्चे लगते हो और इसकी सपोर्ट करोगे, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।
ये कहकर वे लोग जिमी को होटल में बंद कर देते हैं और बाकी लोगों को बाहर भेज देते हैं। फिर वे उस होटल में आग लगा देते हैं। लगता है वे उस एरिया के गुंडे हैं और जिमी का सवाल उन्हें पसंद नहीं आया। होटल बुरी तरह से जलने लगता है। अगर जिमी का बबल जल गया तो वो मर जाएगा। बेचारा जिमी खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। इतने में पुष्पा अपना ट्रक होटल के पिछले दरवाजे पर लाता है और जिमी को ट्रक में चढ़ने को कहता है। इस तरह वे दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। कट करके दिखाते हैं कि जिमी के पेरेंट्स उस ट्रेन को चेस करते हैं जिसमें जिमी गिरा था और किसी तरह वे उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और उस कंपार्टमेंट में जाकर ढूंढते हैं, पर वहाँ जिमी नहीं होता। फिर वे उस सर्कस के मालिक से पूछते हैं। वो कहता है मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है और मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर एक शर्त पर जाऊंगा, तुम मुझे भी वहाँ ले जाओगे। वो उनके साथ चलकर जिमी से बदला लेना चाहता था। कट करके दिखाते हैं कि जिमी और पुष्पा बातों में मस्त ट्रक में जा रहे होते हैं और जिमी अपनी पूरी कहानी उसको सुनाता है। उसे सुनते हुए पुष्पा गाड़ी चला रहा होता है। अचानक गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है, पर ब्रेक मारने से पहले ही वो गाड़ी के नीचे आ जाती है। ये एक एक्सीडेंट था, पर फिर भी पुष्पा का बहुत बुरा लगता है कि बेजुबान गाय को उसने मार दिया। वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब जिमी उसे दिलासा देने लगता है, पर पुष्पा कहता है कि हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है और मैंने उस गाय को ही मार डाला। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और मुझे नर्क में ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो सड़क पर ही उस गाय की पूजा करने लगता है। जिमी ये सब देखकर समझ जाता है कि पुष्पा अब उसके साथ नहीं चलने वाला और वो अकेले ही वहाँ से आगे पैदल चलने लगता है। तभी वो बाइक वाला आदमी उन लड़कों की बस का पीछा करता हुआ आ रहा होता है और उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं। वो पुष्पा को सड़क पर गाय की पूजा करते हुए देखता है और कहता है ये क्या पागलपन है, पूजा करने के लिए तुम्हें 20 सड़क ही मिली थी क्या, और वो भी मरी हुई गाय की पूजा कर रहे हो। तभी वहाँ वो बस आती है जिसका पीछा करते हुए बाइक वाले वहाँ पहुंचे थे। बस के लड़के जान जाते हैं कि ये आदमी उन्हें चेस कर रहा है। वे चुपचाप वहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन लोगों की बाइक्स लाइन में खड़ी होती हैं। उनकी बस उन बाइक्स को फिर गिरा देती है। इसे देखकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वे पुष्पा के ट्रक को लेकर उस बस का पीछा करने लगते हैं। कट कर दिखाते हैं कि जिमी एक टैक्सी में जा रहा होता है। उस टैक्सी को एक बुजुर्ग आदमी चला रहा होता है और उसी के भरोसे जिमी नायग्रा फॉल्स जा रहा होता है। कट कर दिखाते हैं कि बाइक वाले पुष्पा की ट्रक में बस का पीछा कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि जिमी के पेरेंट्स उस बॉने को साथ लेकर जिमी को ढूंढ रहे होते हैं। अब जिमी एक होटल से खाना खरीदकर वापस आ रहा होता है। इतने में बस वाले लड़के आ जाते हैं और जिमी को देखकर वो उसके पैर पर गिरकर कहते हैं, हे भगवान, हम आपकी तलाश में थे, हम यहाँ आ गए हैं, हे भगवान हमारी बस में चढ़ जाए। वे जिमी को उठाकर अपनी बस में लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं, ये कैसा गोला है जो आपने अपने शरीर में पहन रखा है, ये भारी होगा ना, इसे तोड़कर हम आपका वजन कम करते हैं, ये सेवा करने का मौका हमें जरूर दीजिए। और ये कहकर वो बबल को तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ सर्कस के लोग भी आ जाते हैं। जिमी ने उन्हें उनके मालिक से बचाया था, इसीलिए वे अब जिमी को उन लोगों से बचाने में लग जाते हैं। इसी वजह से दोनों ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। सिचुएशन अब बहुत ही खराब हो गई होती है। कट करके क्लोई को दिखाते हैं जो टीवी न्यूज देख रही होती है। वो चैनल चेंज करती है, पर चैनल में बबल से रिलेटेड ऐड चल रहे होते हैं। जब भी कोई बबल का जिक्र होता है तो क्लोई को जिमी की याद आने लगती है। वो सोचती है, मुझे इस तरह नाराज होकर नहीं आना चाहिए था, वो हमेशा मेरे सपनों में क्यों आता है, लगता है मैं उससे बहुत मिस करने लगी हूँ। कट करके दिखाते हैं कि लड़कों और सर्कस वालों के झगड़े के बीच बाइक वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अब वे सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। माहौल और भी खराब होने लगता है। इन लोगों के झगड़े के बीच जिमी उस टैक्सी में वहाँ से निकल जाता है। कट करके अगले दिन सुबह दिखाते हैं कि जिमी टैक्सी में सो गया होता है और टैक्सी अभी भी चल रही होती है। बुजुर्ग रात भर टैक्सी चला रहा था। इतना ही नहीं, वो अभी बड़ी खुशी से टैक्सी चला रहा होता है। उसकी तंदुरुस्ती देखकर जिमी हैरान रह जाता है और पूछता है, दादाजी इस उम्र में भी आप इतनी देर तक गाड़ी कैसे चला पाते हो, आप एकदम सुपर हो सच में। पर उसकी इस प्रशंसा का कोई जवाब नहीं मिलता। एक्चुअली बात ये होती है कि दादाजी आंखें खोलकर सो रहे होते हैं। उन्होंने यूं ही स्टीयरिंग पर हाथ रखे होते हैं और गाड़ी खुद चल रही होती है। ये जानकर जिमी चौंक जाता है और बुजुर्ग को कोसने लगता है, अरे दादाजी इस तरह पूरी रात गाड़ी चलाए थे क्या, मुझे मार डालोगे क्या। तभी आगे एक बोर्ड दिखता है जिस पर डेड एंड लिखा होता है और जिमी अचानक ब्रेक दबाता है और फोर्स की वजह से उस कार से उड़कर सीधे उस पोस्टर को फाड़ता हुआ दूसरी ओर गिरता है। लेकिन इस बार फिर से उसका बबल ही उसे बचा लेता है। फिर वो पास के एक टेलीफोन बूथ से क्लोई को कॉल करता है, पर क्लोई के बजाय उसका बॉयफ्रेंड मार्क फोन उठाता है और पूछता है, कौन बोल रहा है। जिमी कहता है, मैं बबल बॉय बोल रहा हूँ। मार्क कहता है, ठीक है, पर तुम क्लोई को क्यों फोन कर रहे हो। अब जिमी कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात मैं उसे बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कॉल किया है। जिमी बिना डरे उसे पूरी बात साफ साफ बता देता है। अब ये सुनकर मार्क को गुस्सा आता है और कहता है, अबे इतनी हिम्मत आ गई तुझमें, मैं क्लोई से शादी करने वाला हूँ और तुम हमारी शादी को रुकवाने आए हो। तुम मेरे बारे में नहीं जानते, अगर तुम यहाँ नजर आए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम उसे शादी करके करोगे क्या, क्या तुम उसे खुश रख पाओगे, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। अपने बलून से बाहर निकलते ही तुम मर जाओगे, तुम में तो जरा भी इम्यूनिटी नहीं है और तुम शादी करके करोगे क्या, तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो, तुम जानते हो ना वो कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम क्लोई को पूरी तरह से भूल जाओ और घर वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसकी बात सुनकर
अब जिमी सोचने लगता है कि मार्क बिल्कुल सही कह रहा था, मेरे प्यार सच्चा है पर मुझे शादी, बाल बच्चे और फैमिली के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इस रियलाइजेशन के बाद वो अपनी माँ को फोन करके अपना लोकेशन बताता है और कहता है मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। फिर वो बूथ से बाहर आकर बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। कुछ देर में उसके पेरेंट्स उस जगह पर आकर जिमी के पास पहुंच जाते हैं। उसकी माँ बहुत रोती है और कहती है बेटा इस तरह बिन बताए घर से क्यों निकल आए, ये दुनिया तुम्हारी तरह मासूम नहीं है, तुम यहाँ अकेले खुद को नहीं संभाल पाओगे, अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो हमारा क्या होता। अच्छा वह हमने तुम्हें ढूंढ निकाला, चलो बेटा अब घर चलते हैं। अब जिमी कार में बैठ जाता है, तभी उसकी माँ पास में एक दुकान के अंदर जाती है। जिमी की उदासी देखकर उसके पापा पूछते हैं इतना मायूस होने की क्या बात है बेटा। जिमी कहता है मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक लड़की को देखा और मैं चाहता हूँ कि वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहे, पर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में इम्यूनिटी तो है ही नहीं, और जब मैं खुद बबल से बाहर नहीं आ सकता तो उसको पूरी लाइफ कैसे खुश रख पाऊंगा। इस तरह वो अपने दिल की सच्चाई बता रहा होता है। उसके पापा कहते हैं बेटा अगर इंसान कोई फैसला ले ले और उस फैसले पर डटा रहे तो इस दुनिया में कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। तुम खुद पे विश्वास रखो, तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो ना, तो फिर हिम्मत से काम लो, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस तरह उसके पापा उसे खूब मोटिवेट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जिमी को अपने पर पूरा विश्वास होता है। उसकी माँ वापस आकर देखती है कि जिमी वहाँ होता ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके पापा खुशी से हंस रहे होते हैं। कट कर दिखाते हैं कि जिमी तेजी से दौड़ रहा होता है, पर उसके ठीक पीछे कार में उसकी माँ चिल्लाती भी आती है कि बेटा रुक जाओ, इस तरह हमें छोड़कर फिर से मत जाओ। तभी बस भी वहाँ आ जाती है और उसके अंदर से लड़के चिल्ला रहे होते हैं कि हे भगवान आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। उनके पीछे बाइक वाले भी होते हैं जो अपने हिस्से का चिल्ला रहे होते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक छोटा सा एरोप्लेन आता है और उसे चलाने वाला और कोई नहीं, वही बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर होता है। लगता है एक्सीडेंट में वो बच गया था, सच में उसकी लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी जिमी झट से उसकी प्लेन में चढ़ जाता है और दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि चर्च में क्लोई और मार्क शादी के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि जिमी और बुजुर्ग अब नायग्रा फॉल्स के ऊपर उड़ रहे होते हैं। वाटरफॉल को देखकर जिमी उछलने लगता है और कहता है वाह मेरी लाइफ में मैंने इतना खूबसूरत दृश्य कभी नहीं देखा। पर अचानक एरोप्लेन का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब जिमी बुजुर्ग को डांटता है कि प्लेन तो तुम लेकर आ गए पर उसका पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया तुमने। अब जिमी को टेंशन हो रही होती है कि वो अपनी खुशी में फिर से नाकाम होने वाला है। वो झट से उस नायग्रा फॉल्स में कूद जाता है, लेकिन वो डूबता नहीं। हमेशा की तरह उसका बबल कवर उसको बचा लेता है क्योंकि बबल के अंदर हवा भरी होती है और इस वजह से वो तैरने लगता है और किसी तरह किनारे पहुंच जाता है। पानी से निकलकर वो चर्च की ओर जाने लगता है। कट करके चर्च के अंदर दिखाते हैं क्रिश्चियन शादी में रिवाज होता है कि शादी से पहले दूल्हे और दुल्हन की मर्जी पूछी जाती है। दोनों की मंजूरी के बाद पादरी उन्हें हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करता है और उन्हें एक दूसरे को किस करने को कहता है। तभी जाकर शादी पूरी होती है। तो यहाँ पादरी मार्क से पूछती है कि क्या तुम क्लोई से शादी करने को तैयार हो। मार्क कहता है मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ। फिर वो क्लोई से पूछती है क्या तुम मार्क से शादी करने को तैयार हो। वो झट से हाँ नहीं करती, वो किसी सोच में खोई भी होती है। जिमी उसके दिल के किसी कोने में जरूर था और शायद इस वक्त उसी की याद उसे सता रही थी। वो पादरी को कोई जवाब नहीं देती। वो कंफ्यूजन में होती है कि उसे हाँ करनी चाहिए कि ना। इतने में अचानक जिमी वहाँ पहुँच जाता है और उसे देखकर क्लोई का चेहरा एकदम से खिल जाता है। जिमी के लिए उसके दिल में प्यार था पर इस वक्त तक वो उसे समझ नहीं पाई थी। पर अब जब उसकी शादी मार्क से होने वाली थी तभी वो अपने दिल की बात समझ पाई थी। अगर जिमी यहाँ नहीं आता तो शायद वो जरा सोचकर मार्क से शादी करने को तैयार भी हो जाती। पर जिमी को देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसकी शादी मार्क से नहीं जिमी से होनी चाहिए। अब जिमी क्लोई से कहता है इस बबल में अपनी पूरी लाइफ बिताकर मरने से अच्छा है कि एक बार आकर मैं तुम्हें टच कर लूं और अगले ही पल अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ये कहकर वो बबल को खोल देता है। क्लोई चौंक जाती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा। पर जिमी नहीं मानता और बबल से बाहर आ जाता है। आते ही वो झट से क्लोई को किस करता है और वो भी उसे किस करती है। चलो लवर्स का मिलन तो हो ही गया। ऐसा ही सोचकर मैं भी खुश हो रहा था, पर जीरो इम्यूनिटी अपना काम कर जाती है और कुछ ही सेकंड्स के बाद जिमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर क्लोई घबरा जाती है। तभी जिमी की माँ वहाँ आती है और चिल्लाती है बेटा ये तुम्हें क्या हो गया है, मेरी बात तुमने क्यों नहीं मानी। ये लड़की तुमने तो मेरे बेटे की जान ले ली है। इतने में बाइक वाला ग्रुप्स और बस वाले लड़के भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जिमी को जमीन पर मरा पड़ा हुआ देखकर वे सब दुखी हो जाते हैं। जिमी की माँ जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ भीड़ जमा होने लगती है। जिमी के पापा जरा देर से पहुँचते हैं और उसकी माँ से कहते हैं अब उस राज को मत छुपाओ, सबको सच सच बता दो। उस बात को छुपाने से और कोई फायदा नहीं, सच बता दो। उसकी माँ कहती है क्या बात कर रहे हैं आप, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पापा कहते हैं अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तभी जिमी की माँ उसे जगाती है और कहती है बेटा उठ जाओ, तुम मरे नहीं हो, बिल्कुल जिंदा हो। बबल से बाहर आने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम उठ जाओ। और ये कहकर वो उसके गाल थपथपाती है। जिमी आंखें खोलता है, अरे ये क्या, अभी तक तो इसे मर जाना चाहिए था, ये उठा कैसे। हमारे ही तरह वहाँ खड़े लोग भी ये सोचकर चौंक जाते हैं।
तब उसकी माँ इस क्लाइमेक्स को और भी खतरनाक बना देती है और कहती है, बेटा 4 साल की उम्र तक तो तुम्हारी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो थी, पर जैसे जैसे तुम बड़े होते गए वैसे वैसे तुम्हारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ने लगी। अब तुम्हारे शरीर में भरपूर इम्यूनिटी है, पर हमने तुमसे ये बात छुपाई रखी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो, हमेशा मेरी छाया में ही सुरक्षित रहो। मुझे डर था कि बड़े होकर तुम मुझसे दूर चले जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपा कर रखी। तुम्हें इस तरह बबल के अंदर रखने के लिए मुझे माफ कर दो बेटा, हद से ज्यादा प्यार ही इसका कारण है। ये सब सुनकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो ये भी अच्छी तरह समझता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और इसीलिए उसने ऐसा किया था। वो अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है, कोई बात नहीं माँ, तुम प्लीज रोना मत। और वहाँ खड़े सभी लोग ये जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि जिमी बिल्कुल ठीक है। फिर क्या, उस चर्च में क्लोई और जिमी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ इस शादी की वजह से बाइक वाले और बस वाले लड़के अपनी लड़ाई भूलकर फ्रेंड्स बन जाते हैं। वे सब ड्रिंक्स करते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये अलग ही किस्म की मूवी है और आपको जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।